हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग कोर्स 506 को डिस्कस कर रहे हैं। उसका नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन इन इंक्लूसिव कॉन्टेक्स्ट। ये अपने इस कोर्स का नाम है। ब्लॉक थर्ड है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसी से हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी अपने यूनिट 7 में। यूनिट 8 में आज हम बात करेंगे कि CWSN का कॉन्सेप्ट है क्या। CWSN मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। चाहे अब वो कैसा भी बच्चा हो, कोई भी दिक्कत उसके साथ हो, बट उसको जरूरत तो है ना स्पेशल कुछ अटेंशन की, स्पेशल अलग नीड्स है उसकी, सब बच्चों जैसी नीड्स नहीं है उसकी। ओके, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम पूरा डिस्कस करेंगे। और जब कॉन्सेप्ट की बात आ गई यानी इसमें हम हर एक जो है हर एक तरीके के बच्चे की बात करेंगे। ठीक है जी। काफी ब्रॉड टॉपिक है ये। आई थिंक आज के लेक्चर ये थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, कितना होगा वो तो मुझे नहीं पता, बट कोशिश करते हैं समझने की इस यूनिट को कि इस यूनिट में बताया क्या गया है। ठीक है जी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। DSSB PRT के लिए जो 100 मार्क्स की आपकी पेडागोजी और टीचिंग पेडागोजी मेथोडोलॉजी आती है, उसके लिए ये क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बेस लेवल आपका सेट कर देती है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये DLED का सिलेबस है। ठीक है, ठीक है। तो DLED मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डिप्लोमा तो वैसे भी वही है ना, कम टाइम का होता है। उस बेसिस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, क्योंकि ये NIOS का जो मटेरियल कंपाइल्ड है एक तरीके से उस कोर्स में, तो काफी बेसिक चीजें, बहुत सारे सोर्सेज से ये मटेरियल बनाया गया है और उस मटेरियल को फिर हम पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो पहले तो हमें उनको समझना पड़ेगा ना, है क्या। अगर हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात करें तो स्पेशल नीड्स का वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट यूजुअली स्पेशल नीड्स में हम क्या बोलते हैं कि एक रेंज है माइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी से सीवियर कोग्निटिव डिसेबिलिटी तक, या टर्मिनल इलनेस हो, या फूड एलर्जीज हो, या डेवलपमेंटल डिलेज हो। ये सारी चीजें ही, क्योंकि इस तरीके के जितने भी बच्चे होंगे उन सबको स्पेशल नीड की, मतलब उनकी स्पेशल नीड्स हैं और स्पेशल अटेंशन की उनको जरूरत है। ठीक है। जब एक बच्चे को हेल्प की जरूरत होती है आउटसाइड ऑफ द ऑर्डिनरी, यानी जो नॉर्मल, जिनको हम एक नॉर्मल सिचुएशन, एक नॉर्मल सिनेरियो लगा के चलते हैं, उसके अलावा जो जो आपको हेल्प की जरूरत पड़ रही है बच्चे को, वो जो डिफरेंट नीड्स हैं उनको हमें अचीव करना है और उन्हीं को हम स्पेशल नीड्स बोल रहे हैं। वो डिफरेंट नीड्स दैट हैव टू बी मेट, या डिफरेंट गोल्स जिनको हमें अचीव करना है, वो क्या होंगे। तो बस आप इतना सा समझिए, स्पेशल नीड मतलब अलग से नीड है बच्चे की, जो एक नॉर्मल एवरेज चीज हम लगा के चलते हैं उससे हटके हैं। या तो वो बच्चा बहुत अच्छा है, या वो बच्चा जो है थोड़ा सा लोअर साइड पे है कि उसको समझ नहीं आ रही चीजें, वट एवर द रीजंस आर। ओके। अब इसमें इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, ये तीन टर्म्स हम यूज करते हैं, और कई बार ये फ्रीक्वेंटली हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं कि जहां इंपेयरमेंट यूज करनी चाहिए वहां मैंने डिसेबिलिटी वर्ड यूज कर दिया, जहां डिसेबिलिटी करना चाहिए मैंने वहां हैंडीकैप कर दिया। बट इन तीनों चीजों का मतलब जो है ना वो अलग अलग है जी। और जो डिफरेंस है वो क्लियरली जो WHO की गाइडलाइंस एंड WHO ने जो डेफिनेशंस दी है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप की जो क्लासिफिकेशन दी है, उसमें क्लियरली मेंशन है। ये मतलब ध्यान रखिए, इंपेयरमेंट का मतलब होता है कि कोई भी स्ट्रक्चरल लॉस है आप में। डिसेबिलिटी मतलब डिसेबल हैं आप वो काम करने में, यानी फंक्शनल इनकैपेबिलिटी है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं आप। ओके। देन है हैंडीकैप। हैंडीकैप वर्ड जो है वो सोशल डिसएडवांटेज है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि अब एक बार एक पुराना वो भी आया था, केस भी आया था, या ऐसे केसेस कई बार आते रहते हैं कि एक होटल था या एक रेस्टोरेंट था, उसमें व्हीलचेयर पे एक पर्सन है और उसको अंदर नहीं जाने दिया। ठीक है, जस्ट बिकॉज वो व्हीलचेयर पे है कि हमारे जो रेस्टोरेंट में जो है डिसेबल्ड या व्हीलचेयर वाले अलाउड नहीं है, वो एंटर नहीं करने दिया। अब जो वो एंटर उसने रेस्टोरेंट वाले ने नहीं करने दिया ना, वो क्या हो गया, एक सोशल डिसएडवांटेज हो गया। यानी वो चीज जो अब आई है ना, उसकी वजह से वो वहां सिचुएशन हैंडीकैप वाली हो गई। ठीक है। वैसे वो व्हील चेयर पे है भले ही, बट वो अपना काम खुद कर पा रहा है। वो व्हील चेयर पे है क्योंकि उसके पैरों से चला नहीं जा रहा है, यानी कुछ स्ट्रक्चरल लॉस है, तो वो इंपेयरमेंट हो गई। बट वो अपना काम खुद कर पा रहा है सारी चीजें। अगर वहां पे रैंप है तो वो बेटर तरीके से खुद चढ़ के जा सकता है, उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर वो काम ना कर पाए तो वो डिसेबिलिटी हो जाएगी। बट यहां पे क्या हुआ, यहां पे वो काम भी खुद कर पा रहा है, उसकी व्हीलचेयर भी किसी को खींच के नहीं ले जानी है, वो खुद जा सकता है, आराम से अपना काम कर सकता है। ही इज और शी इज यूज्ड टू
ओके, कि वो कर सकता है अपना काम, बट सोशल लेवल पे एक डिसएडवांटेज जो एक्सपीरियंस किया है वो क्या हो गया, हैंडीकैप हो गया। यानी हैंडीकैप तो बेसिकली सोसाइटी बनाती है आपको, इंपेयरमेंट आपको हो सकती है कोई कि किसी का हाथ नहीं है या किसी का पैर नहीं है या आंखें नहीं, इंपेयरमेंट हो सकती है, एक स्ट्रक्चर में लॉस हो सकता है, बट डिसेबिलिटी कैसे होगी कि उसकी वजह से वो काम ना कर पाए। बट बहुत बार होता है जब हम बचपन से, ये इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो जब बचपन से ही हम उन चीजों को बेटर तरीके से प्रेजेंट करेंगे बच्चे के सामने, तो चाहे भले ही उसके एक जो है हाथ ना हो, पैर ना हो। एक इनफैक्ट मैंने आज ही एक न्यूज सी या कुछ तो स्क्रॉल करते हुए देखा था कि फर्स्ट वुमेन ड्राइवर, आर्मलेस वुमेन ड्राइवर इन एशिया, ऐसा कुछ देखा था। यानी उसके दोनों हाथ नहीं है, बट तो वो हाथ नहीं होना इज इंपेयरमेंट की स्ट्रक्चरल लॉस है, ओके। बट अब वो यार वो सबसे पहली एशिया में आर्मलेस ड्राइवर बनी है, तो डिसेबल तो नहीं है ना वो, यानी उसमें फंक्शनल इनकेपेबिलिटी नहीं है, वो अपना काम अच्छे से कर सकती है, राइट। एंड देन आ जाता है हैंडीकैप की सोशल लेवल पे एक डिसएडवांटेज पर्सन को फील करने को, एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। सो ये डेफिनेशन की जो बात की है ना हमने, ये हमने बात की है WHO के हिसाब से, ओके। और अगर आपने देखा भी हो, जैसे कई बार हम अभी आगे विजुअल इंपेयरमेंट में भी बात करेंगे, उसमें क्या होता है कि आपको ऑब्वियसली आपकी आंखों में गड़बड़ है, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल लॉस हो सकता है, वो इंपेयरमेंट होगी। बट वो डिसेबिलिटी में कब आता है, एक लेवल के बाद आता है ना, कि आपकी आई साइट जो है वो आफ्टर करेक्शन भी अगर ये चीज पे नहीं पहुंच पा रही है, उस पे पैरामीटर तक नहीं पहुंच पा रही है, तब वो डिसेबिलिटी की आपकी आंखें ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रही है, तब हम उसको डिसेबिलिटी में लेते हैं। कि डिसेबिलिटी जब होगी जब वो फंक्शनल लेवल जो है वो 40% से या 40 या उससे ऊपर हो, राइट, उससे 40% से नीचे है, आप काम कर पा रहे हैं, देन वो डिसेबिलिटी में इंक्लूड भी नहीं होता। तो ये भी एक एग्जांपल, मतलब समझाने के लिए मैंने पूरा सिनेरियो बता दिया है दैट इंपेयरमेंट एक स्ट्रक्चरल लॉस हो गया, डिसेबिलिटी मतलब यू आर नॉट एबल टू डू दैट वर्क बिकॉज ऑफ दैट इंपेयरमेंट, ओके। देन हैंडीकैप मतलब वो सोशल डिसएडवांटेज आपको मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंपेयरमेंट, ओके। अब अगर हम देखें तो बहुत सारी डिसेबिलिटीज या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, इंपेयरमेंट देखने को मिलेंगी। सो ये 9 तरीके की, ये 9 जो हेडिंग्स हैं, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं कि कौन सी सिचुएशन में क्या चीज होती है। सारा का सारा NIOS का ही मटेरियल है ये, ठीक है। सो कोग्निटिव डिसेबिलिटी से लेके कॉन्सेप्ट ऑफ वेटिंग चिल्ड्रन, जो कि मुझे बहुत नया लगा, इंटरेस्टिंग लगा। ऑल्दो मैंने ये जो आपकी PPT है काफी टाइम पहले बना ली थी, बीच में वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बट मैंने उस टाइम पे जब पढ़ा था तो वेटिंग चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट मैंने पहली बार पढ़ा एंड इट वाज न्यू टू मी आल्सो। सो आप लोगों को भी नई चीज और अच्छी चीजें यहां सीखने को मिलेंगी फिलहाल। सो कोग्निटिव डिसेबिलिटी से शुरू करते हैं। कोग्निटिव डिसेबिलिटी मतलब, कोग्निटिव वर्ड हम संज्ञान से रिलेट करते हैं, दिमाग से रिलेट कर देते हैं, मेंटल फंक्शनिंग से रिलेट कर देते हैं। तो यानी कि यहाँ पे एक लिमिटेशन है, यानी ये जो भी पर्सन होगा, जब एक पर्सन है उसमें क्या है, सर्टेन लिमिटेशंस हैं मेंटल फंक्शनिंग में, या जो स्किल्स हैं जो जिसमें मेंटल फंक्शनिंग इंक्लूडेड है। जैसे कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेट तो तब करेंगे ना जब उस चीज के बारे में आप सोचेंगे। सो कम्युनिकेशन, या खुद का ध्यान रखना या दूसरों का ध्यान रखना, या दूसरों का तो नहीं, चलो खुद के पे ही बात आ रही है स्पेशली, या फिर जो सोशल स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स में भी सबसे पहले तो कम्युनिकेशन ही आ जाता है। सो मेंटल फंक्शनिंग के लेवल पे आप जो है थोड़े से कम है, थोड़ी सी खामियां हैं वहां पे। सो वो कोग्निटिव डिसेबल्ड पर्सन हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। या आजकल वैसे ये डिसेबिलिटी वर्ड आपको बुक्स में तो अभी तक फिर भी मिल जाता है, अदरवाइज अब जो न्यू टेंडेंसी है या जो नई चीजें हैं, नया एरा है, उसके अंदर हम डिफरेंटली एबल्ड जो है उसकी बात करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि मैं बार बार डिसेबिलिटी वर्ड बोलूं तो आप ऑफेंड हो, इट्स नॉट लाइक दैट। यहां पे ऑलरेडी हम पढ़ते हुए आए हैं और मैंने आपको मतलब भी समझा दिया है कि डिसेबिलिटी का मतलब क्या है या डिसेबल्ड का मतलब क्या है, कि आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है जी। सो दीज लिमिटेशंस विल कॉज अ चाइल्ड टू लर्न एंड डेवलप मोर स्लोली देन अ टिपिकल चाइल्ड। सो जब आपका मेंटल लेवल पे फंक्शनिंग थोड़ी सी डाउन है, थोड़ी सी खामियां हैं वहां पे, सो ऑब्वियस सी बात है कि एक टिपिकल चाइल्ड या एक जो रेफरेंस हम लेके चलते हैं कि ये नॉर्मल बच्चा है, सो उसके कंपैरिजन में चीजें थोड़ी सी स्लो सीखेगा वो बच्चा, ओके। चिल्ड्रन जिनके अंदर मेंटल रिटार्डेशन है वो भी लंबा टाइम ले सकते हैं बोलने में, चलने में, या खुद के पर्सनल ध्यान रखने में। यानी वो खुद को, वो होता है ना एक पॉइंट के बाद तो बच्चा खुद अपने आपको ड्रेसअप करने लग जाता है, खुद हाथ से खाना खाने लग जाता है। सो वो चीजें लेट होंगी। सो कई बार ये भी देखा गया है कि जब हम अभी इसी में ही फर्दर जब अर्ली आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें सिम्टम्स दिए होते हैं प्रॉपर कि आप इन सिम्टम्स को ऑब्जर्व कीजिए, और अगर इनमें से आपको लग रहा है कि 3-4 चीजें भी
यदि मैच कर रही हैं तो आप एक बार जाके प्रॉपर असेसमेंट करवाइए बच्चे का, ठीक है, ताकि अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो सके तो हम उसको ठीक कर पाए। क्योंकि वही है ना, जैसे कैंसर जैसी चीज है, वो भी अगर हमने जल्दी डिटेक्ट कर ली तो आराम से ठीक हो सकता है, उसका भी क्योर है। सो वो अर्ली स्टेज पे जो है किसी भी बीमारी का क्योर बहुत आराम से हो सकता है, इसलिए आपको ये चीजें देखनी है। तो जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के साथ बच्चा होगा उसमें जो मेंटल रिटार्डेशन वाली जो फील होगी या जो मेंटल फंक्शनिंग थोड़ी सी कम होगी, सो वो स्पीक करने में, बोलने में या चलने में या खुद का ध्यान रखने में, इन चीजों में थोड़ा सा डिले दिखेगा आपको, ठीक है। और इस तरीके का जब बच्चा होगा और वो हर चीज में थोड़ा डिले है, सो स्कूल लेवल पे भी उसको काफी ट्रबल जो है वो फेस करने को मिल सकती है। स्कूल लेवल पे भी बहुत सारी ट्रबल्स हो सकती हैं कि अगर वो देर से रिएक्ट कर रहा है या उसको देर से समझ आ रहा है, तो हो सकता है कि कोई टीचर ही ऐसा हो जो डम बोल दे या बच्चे उसका मजाक उड़ाएं, तो उसको पहले से तो उसको सीखने में ही दिक्कत हो रही है कि उसको लेट समझ आ रहा है बेचारे को, और बाकी सारी चीजें जो है सिनेरियो भी ऐसा क्रिएट हो गया कि और दिक्कत उसको हो रही है, ठीक है। सो ये सारी चीजें कब होंगी? कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में होंगी। वो सीखे, ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं आएगा, उनको आएगा बट थोड़ा लेट समझ आएगा। सो दे विल लर्न बट इट विल टेक टाइम, तो वो टाइम लगेगा, थोड़ा सा लॉन्गर टाइम लग सकता है। बट कुछ चीजें ऑब्वियसली हो सकती हैं जो उनको ना समझ आए। एक मेंटली चैलेंज्ड जो बच्चा होगा हु हैज सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल या फिर स्लो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, तो वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्लो देखने को मिलेगा। अब ये जो रिटार्डेशन है कि मेंटल फंक्शनिंग कितनी नहीं हो रही है या कितनी कम है, वो रिटार्डेशन माइल्ड टू सीवियर जो है वो वेरी कर सकती है, और इट अकर्स अर्ली इन लाइफ ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड। तो वहां पे ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि कुछ दिक्कत है, तो एक बार वापस से असेस करवाया जाए। सो यूजुअली आपको डेवलपमेंटल पीरियड जो होगा ना, जैसे पियाजे ने जो स्टेजेस दिए, तो उसमें डिले देखने को मिलेगा। एक डेवलपमेंटल डिले थोड़ा सा आपको आइडिया दे सकता है यहाँ पे, ओके। ये इन जनरल चीजें थी। अगर मतलब की बात करें तो करंटली जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है इज यूज टू रिप्लेस द ओल्ड टर्म्स, जो मेंटल रिटार्डेशन है, मेंटली हैंडीकैप्ड है, तो इन शब्दों का इस्तेमाल ना करके कॉग्निटिव डिसेबिलिटी इज अ बेटर वर्ड, ओके। तो ये जो चेंज है टर्मिनोलॉजी में, ये क्योंकि वो होता है ना कि वो जो एक स्टिग्मा लग जाता है हैंडीकैप का या डिसेबल का, इसलिए ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी वर्ड जो है वो हम लेके आए हैं, ताकि एक वो स्टिग्मा जो है, सोशल स्टिग्मा ना हो और उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को ना मिले। सो एक मेंटली चैलेंज्ड बच्चा जो होगा उसका आईक्यू एवरेज से लेस होगा। सम ऑफ देम वो ट्रेंड भी हो सकते हैं किसी भी क्लास में, मतलब आप नॉर्मल बच्चों वाली क्लास में भी कर सकते हो अगर माइल्ड लेवल पे है वो चीज। तो कई बार ये होता है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा ही है तो आपको फिर वही स्पेशल कंडीशंस में उसको ट्रीट करना पड़ता है, या स्पेशल कंडीशंस उसको लर्निंग में भी देनी पड़ती है, ठीक है। तो कई बार आप जो है ट्रेन करके उसको काम करवा सकते हैं, कई बार नहीं हो पाता है वो काम। तो सम मेंटली डेफिशिएंट चिल्ड्रन जो है वो एडुकेबल है, बाकी जो है वो सिर्फ ट्रेनेबल है। तो वो एडुकेबल हम बोल रहे हैं जहां हम उसको नॉर्मल बच्चों के साथ फिर भी कुछ एक जो अपनी वो होती है ना अलग अलग मेथोडोलॉजी या स्पेशल नीड्स को ध्यान में रखते हुए हम उसको एजुकेट कर सकते हैं, उसकी लर्निंग वहां हो सकती है, कोशिशें हो सकती हैं। बट कई बार वो सीवियरली अगर डेफिशिएंट है तो सिर्फ उसको ट्रेन ही किया जा सकता है, कि आप उसको ट्रेनिंग दें कि ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। सो वो ट्रेनिंग और एजुकेशन में थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, वो फर्क आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। ये है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी का चार्ट। इसमें चार्ट जो है कि जो माइल्ड लेवल पे मेंटली रिटार्डेड है, मॉडरेट लेवल पे सिवियर और प्रोफाउंड उससे भी ज्यादा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर IQ 50 से 75 के बीच में है सो वो माइल्ड मेंटली रिटार्डेड है, अगर 35 से 49 के बीच है सो मॉडरेट है, 20 से 34 है IQ तो सिवियर है, और अगर 20 से भी कम IQ है सो वो प्रोफाउंड है। आपको एक वर्ड और यहां समझना है कि जब भी ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड का मतलब आपको पता हो कि ये किस लेवल पे जा रहे हैं। कई बार ये हो जाता है प्रोफाउंड में आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि प्रोफाउंड माइल्ड से भी पहले तो नहीं आता, तो ऐसा नहीं है। माइल्ड मतलब है दिक्कत थोड़ी थोड़ी है, मॉडरेट में ओके थोड़ा सा माइल्ड से ज्यादा, और मॉडरेट के बाद सिवियर लेवल पे, और सिवियर से भी मोस्ट सिवियर आप बोल सकते हैं प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड। तो इससे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत बार बन सकता है, तो ये टेबल आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। अगर कारण को देखें तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जब भी हम कोई डिसेबिलिटी की बात करेंगे उस टाइम पे बहुत सारे कारण आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको हर एक चीज का मतलब पता होना जरूरी नहीं है। सो कॉग्निटिव लेवल यानी मेंटल लेवल पे कोई दिक्कत है, सो क्या क्या चीजों से वो हो सकती है? वो इन्फेक्शन से हो सकती है या इंटॉक्सिकेशन से हो सकती है। सो इन्फेक्शन, अब इनमें से कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार हो सकता है कि जब मदर जो है प्रेग्नेंट है उस टाइम पे उसको कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए और उसकी वजह
वजह से बच्चे को नुकसान हो जाए या जो बच्चा उसके गर्भ में है उसको नुकसान हो जाए। कई बार ये होता है कि इंटॉक्सिकेशन से आपको हो जाए कि आपने जैसे ये लत वाली जो चीजें होती है ना, शराब वगैरह या ड्रग्स वगैरह, इनसे कुछ हो जाए, ठीक है, या ट्रोमा या कोई फिजिकल एजेंट, कोई भी फिजिकल एजेंट, कि आपका जो है एक्सीडेंट हो गया या बिफोर या ड्यूरिंग या आफ्टर बर्थ कोई चीज हो गई, कोई ट्रोमा एकदम से आपको आ गया, सो वो सारी चीजें हो सकती हैं। मेटाबॉलिज्म या न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है कि एक बेटर तरीके से जो है वो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। ग्रोस ब्रेन डिजीज, तो जैसे ट्यूमर वगैरह या ऐसी कोई चीज हो गई, उससे भी कोग्निटिव डिसेबिलिटी हो सकती है। प्रीनेटल इन्फ्लुएंस, तो प्रीनेटल यानी जन्म से भी पहले की बात हो रही है ये, सो उस टाइम पे भी कोई, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर मदर प्रेग्नेंट है और कुछ इन्फेक्शन उसको हो गया, वो दिक्कत क्रिएट कर सकता है। कई बार बोल देते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड है प्रेगनेंसी, तो वो कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी चीजों की वजह से आ सकते हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, जैसे डाउन सिंड्रोम, सो वो तो क्रोमोसोम्स जो है वो कुछ ना कुछ अबनॉर्मल तरीके से जुड़ गए हैं, तो वो डाउन सिंड्रोम हो गया। साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं देखा जाए तो। सो ये सारे जो है रीजंस हो सकते हैं कोग्निटिव डिसेबिलिटी के। फैक्टर्स क्या होंगे दैट आर इन्फ्लुएंस्ड ड्यू टू कोग्निटिव इंपेयरमेंट, तो एक जो बच्चा जिसमें कोग्निटिव डिसेबिलिटी है उसमें मेमोरी की प्रॉब्लम हो सकती है कि उसको समझना आए या देर से समझ आए या उसको याद ना रहे। अवेयरनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसको डिफिकल्टी हो सकती है, लैंग्वेज डिफिकल्टी हो सकती है। और अगर लैंग्वेज डिफिकल्टी है तो वो एक चेन सी बन जाएगी कि अगर लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है तो उसको समझ नहीं आएगा, अगर उसको समझ नहीं आ रहा है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूटी में चीजें फिर गड़बड़ाती चली जाएंगी। देन जो टाइप ऑफ कॉग्निटिव इंपेयरमेंट है वो भी वेरी कर सकता है। कोई सिवियरली जो है रिटार्डेड हो सकता है, जो हमने अभी अभी ऊपर बात की थी, तो वो जो उसका सिवियरनेस होगी वो भी बहुत ज्यादा जो है अफेक्ट करेगी चीजों को। तो जो टाइप ऑफ फंक्शनल लिमिटेशंस हैं विच कैन रिजल्ट ऑल्सो वेरी वाइडली, सो ऑब्वियसली जो मतलब फंक्शनल लेवल पे कितनी दिक्कतें आ रही हैं उस वजह से वो भी वेरी करेंगी। सो ऐसा नहीं है कि हम फिक्स्ड पढ़ ले, बट हमें ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि कोग्निटिव डिसेबिलिटी का मतलब क्या है। ओके, जब आप कोग्निटिव डिसेबिलिटी है जिसको हम पहले मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे, उसको अगर आप ऑब्जर्व करें, सिम्टम्स की अगर बात करें, सो ये जो है ये सिम्टम्स हैं हमारे पास, और इन सिम्टम्स में से अगर मतलब होता है ना कि 4 इंडिकेटर भी पॉजिटिव हैं, इन इतनी सारी चीजों में से अगर 3-4 भी पॉजिटिव हैं, देन आपको असेसमेंट की जरूरत है। और किससे कंपेयर करके आप एवरेज बोल रहे हो इनको? आप स्कूल में जो स्कूल गोइंग पीयर्स हैं, सेम एज के, सेम ग्रुप के, सेम क्लास में, सो उनके साथ आप कंपेयर करके देखोगे, और कंपैरिजन में अगर 3-4 फैक्टर्स में पॉजिटिव रिजल्ट आता है, दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है। और एक क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट से या टीचर से, मतलब जो स्पेशली ट्रेंड है, जैसे एमएड स्पेशल, बीएड स्पेशल करते हैं ना, तो जो स्पेशली ट्रेंड टीचर्स हैं वो बेटर तरीके से इन सिम्टम्स को पहचान पाएंगे। सो वो असेस करना जरूरी है, उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। क्या क्या हो सकते हैं कोग्निटिव डिसेबिलिटी के? दैट इफ जो बच्चा है वो बैठ नहीं पा रहा है अनअसिस्टेड इवन आफ्टर 12 to 15 months, यानी जो छोटी छोटी चीजें हमने पढ़ी है ना कि बच्चा यहाँ इस एज तक अराउंड बैठना सीख जाएगा, आपकी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बिल्कुल ऐसे बैठ जाएगा, आप उसको बिठाएंगे तो ठीक है। तो आप वो अनअसिस्टेड जो है अगर नहीं बैठ पा रहा है, 12 से 15 महीने का बच्चा भी, या 2.5 साल का बच्चा है वो ठीक से बात नहीं कर पा रहा है, ठीक से चल नहीं पा रहा है, वो सिचुएशन हो गई। एक बच्चा जो है उसके कुछ अनड्यू प्रॉब्लम्स हैं इन डूइंग इंडिपेंडेंटली, मतलब वो इंडिपेंडेंटली खुद से खा नहीं पा रहा है, ड्रेस नहीं कर पा रहा है, टॉयलेट नहीं कर पा रहा है, और वो भी कब तक? 6 साल तक, मतलब बच्चा 6 साल का हो गया और ये चीजें उससे नहीं हो रही, तो मतलब कुछ दिक्कत है। एक बार देखिए उस चीज को। प्रॉब्लम इन होल्डिंग अ पेंसिल और यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर, सो वो वही मतलब उसकी जो मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं हो पा रही हैं, क्यों, क्या दिक्कत आ रही है वो देखना है। अनेबल टू प्ले विद अ बॉल और प्ले गुल्ली डंडा विद द पियर्स, तो वो खेल नहीं पा रहा है, यानी दिक्कतें आ रही है ना कि क्या मतलब जो उस एज का बच्चा कर पाए नॉर्मली वो नहीं हो रहा है, ठीक है। या फ्रिक्वेंट टेंट्रम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, टेंट्रम्स तो होते हैं बच्चों के, बट फ्रिक्वेंटली देखने को मिल रहे हैं कि बात बिल्कुल ही नहीं मान रहा है, क्या क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। सो यूजुअली जो इनअटेंटिवनेस है टू स्पोकन स्पीच या एड्रेसल, कि आप उसको कुछ बोले जा रहे हैं और वो सुन ही नहीं रहा है, मतलब अनसुना कर रहा है, तो वो इनअटेंटिवनेस वाली जो चीज है। या कई बार उसको रिपीट करने की जरूरत होती है सिंपल चीजों को, कि आपको ऐसे लग रहा है कि बाकी बच्चों को ये एक बारी में समझ आ रही है और उसको 5-7 बार में भी आप रिपीटेडली चीजें बता रहे हो, नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। या मतलब इस एज का हो गया है बच्चा 5-6 साल का, और फिर भी उसको फ्रूट्स के नाम, वेजिटेबल्स के नाम या प्लांट्स के नाम नहीं प्रॉपरली याद है, मतलब इवन इसीलिए तो कई बार देखा होगा ना बचपन में क्लास में होता है कि 5 फ्रूट के नाम बताइए, या संडे मंडे कह रही हूँ, ये डेज बताइए, वीक डेज बताइए, सो वो चीजें
कि उनमें दिक्कत आ रही है कि वो प्रॉपर वीक के डेज को भी प्रॉपरली नहीं बता पा रहा है, या जो अपनी नीड्स हैं उनको एक्सप्रेस करने में दिक्कत हो रही है उसको क्लियरली, या कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है टास्क में, मतलब बिल्कुल शॉर्ट पीरियड में जो है उसको कंसंट्रेशन में मतलब हट जाती है कंसंट्रेशन, लंबे टाइम तक नहीं रह पाती, या ओरल रिस्पॉन्सेज में इनअप्रोप्रिएट है कुछ चीजें, या नई चीजें सीखने में डिफिकल्टी हो रही है, पुअर कॉम्प्रीहेंशन है लेसन्स का, कि जो भी उसको पढ़ाया जा रहा है वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा है कि मतलब क्या था इसका, ठीक है, नई चीजें सीखने में दिक्कत आ रही है, कॉन्सेप्चुलाइजेशन में दिक्कत आ रही है, जो बाकी बच्चे हैं उसकी सेम एज के उनके साथ वो वेल अलोंग गेट अलोंग नहीं कर पा रहा है कि वो साथ चल पड़े या साथ मिलके रहे, वो चीज नहीं हो पा रही है, थोड़ा अलग थलग है बच्चा, या मोर एफर्ट्स जो है वो उसको सीखने के लिए प्रैक्टिस के लिए चाहिए हैं एज कंपैरिजन टू जो उसके साथ वाले बच्चे हैं, ठीक है, सो वहां पे मतलब कुछ दिक्कत है, टेक्स एन अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम, तो वो मतलब किसी भी काम को बढ़िया तरीके से करने में अनरीजनेबल अमाउंट ले रहा है, मतलब ज्यादा टाइम ले रहा है काम करने में, अकेडमिक अचीवमेंट्स पुअर हैं, या फिर उसकी अनड्यू डिपेंडेंसी है विजुअल क्लू पे या मटेरियल फॉर लर्निंग पे, कि आप कुछ क्लू इस तरीके एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि अगर इस तरीके का क्लू उसको दिया जाए तो वो सही से जवाब दे पा रहा है, ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं एक तरीके से जो हमने कोग्निटिव डिसेबिलिटी के बारे में पढ़े, ठीक है, तो ये हमारा पहला कवर हो गया है कोग्निटिव डिसेबिलिटी। जब हम इसकी असेसमेंट या इंटरवेंशन की बात करेंगे तो वो हम सारी डिसेबिलिटीज का इंटरवेंशन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, इसी यूनिट में है ऑल्दो, बट एक और क्लास हमें लेनी पड़ेगी, लंबी जाएगी ये क्लास, सो उसमें हम जो है अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन, उन सब चीजों की बात करेंगे, ओके। फिर देन सेकंड आता है जी हियरिंग एंड स्पीच इंपेयरमेंट, तो सबसे पहले हियरिंग इंपेयरमेंट की बात कर लेते हैं, यानी आपके जो कान है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल लॉस है, ओके, इंपेयरमेंट तो वही यूज करेंगे ना जहां स्ट्रक्चरल लॉस हो, तो जो हियरिंग इंपेयरमेंट है वहां पे आप सुन नहीं पा रहे हैं एक तरीके से, जो ऑडिटरी डिसऑर्डर है आपका, ठीक है, जहां पे डेफनेस का मतलब होता है कि एक्सट्रीम इनेबिलिटी है कि आप डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पा रहे हो कन्वर्सेशनल स्पीच को अपने कान से, आप सुन ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, वो डेफ हो जाएगा। फिर अदरवाइज अगर हम बात करें, अगर वो कम सुन पा रहा है, बोलते हैं ना ऊंचा सुनाई देता है इसको, तो वो चीज क्या हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग, ओके। देन यूजुअली अगर हम बात करें डेफ कब बोला जाता है इंसान को, जब साउंड जो है वो एटलीस्ट 90 डेसिबल तक हो, मतलब नॉर्मल इंसान जितना सुनता है उससे 5 से 10 गुना ज्यादा आवाज हो तब उसको सुनाई दे रहा है, ठीक है, कि बहुत जोर से अगर डीजे बज रहा है तो शायद सुनाई दे उसको, अदरवाइज नहीं सुनाई दे रहा है, तो वो एक डेफ वाली स्टेज में चला जाता है। हियरिंग इंपेयरमेंट जो है वो दो तरीके का हो सकता है, जो आपको याद रखना जरूरी है, ये मैंने 12th क्लास की एनसीईआरटी करवाई थी ना, उस टाइम पे पूरा कान दिखा के और अच्छे से जो स्ट्रक्चर हमने किया था वो डिस्कस किया था, सो वहां वहां पे भी मैंने बताया था और यहां भी बता देते हैं कि सेंसरी न्यूरल और कंडक्टिव दो तरीके की हियरिंग इंपेयरमेंट हो सकती है। सेंसरी न्यूरल की बात करें तो इसमें जो डैमेज होगा वो इनर ईयर को होगा, 3 पार्ट होते हैं ना ईयर की, कान के, जब हम पढ़ते हैं, ये मैंने साइकोलॉजी में पढ़ाया हुआ है आपको 11th-12th की एनसीईआरटी में, ओके, बिल्कुल ऐसे उस टाइम तो ऐसे लग रहा था बायो की क्लास चल रही है अपनी, सो वो इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ना ना, तभी आप बाकी चीजें बेहतर समझ पाएंगे। सो ईयर में हमने 3 पार्ट पढ़े थे, एक है इनर ईयर, दूसरा है आपका मिडल ईयर और तीसरा है आपका आउटर ईयर, ओके। सो अगर इनर ईयर में कोई दिक्कत है और उस वजह से आपको सुनाई नहीं दे रहा है, डैमेज कहां पे है, इनर ईयर में, तो वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, और अगर दिक्कत है मिडल या आउटर ईयर में तो वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, ठीक है जी। कारण क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, या तो हेरिडिटी हो सकता है डेफनेस का कारण, या किसी एक्सीडेंट की वजह से, कई बार बोलते हैं ना कि एक धमाके में जो है इसके सुनने की शक्ति चली गई, सो वो एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, या कई बार कोई ऐसा इन्फेक्शन, कोई बीमारी ऐसी हो जाती है, इलनेस, जिसकी वजह से आपकी सुनने की शक्ति चली जाती है, ठीक है। सो इन अबाउट 50% ऑफ ऑल द केसेस, यानी अगर हम माने कि 100 लोग हैं जो डेफ हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, सो उसमें से 50 जो है वो जेनेटिक फैक्टर की वजह से है, सो मोस्ट प्रोबेबल कॉज जो है वो जेनेटिक्स देखा गया है जब भी हियरिंग इंपेयरमेंट की या डेफनेस की बात आती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी एक कारण हो सकते हैं बहुत सारे, कि एक्सीडेंट, इलनेस, ऑटोटॉक्सिक ड्रग या कोई ड्रग इन्फेक्शन हो गया, तो वो सारी चीजें भी एक रीजन हो सकती हैं। जैसे एक ये इन्फेक्शन होता है रुबेला या अदर वायरल इन्फेक्शन, तो वो अगर प्रेग्नेंट मदर को हो गया तो जो अनबोर्न चाइल्ड है वो डेफ हो सकता है, वो उसकी वजह से, ओके। सो ये इन्फेक्शन जो है वो ध्यान रखिए, रुबेला या और वायरल इन्फेक्शन की वजह से। देन हैजार्ड्स जो एसोसिएटेड है प्रोसेस ऑफ बर्थ से,
ठीक है। जैसे कई बार होता है ना कि बच्चा जब पैदा होना होता है उस टाइम पे जो उसकी वो पूरी की पूरी कनाल होती है, वो अगर उसके उसमें कहीं लिपट जाए अगर गर्दन के पास से, और उसको सांस लेने में दिक्कत हो जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि अगर उलझ गई है ना, वो जिसको नाल बोल देते हैं हम, जो कट करते हैं मदर और उसका एक तरीके से मदर और बच्चे का जो कनेक्शन जहां से होता है, वो जब बेबी का नॉर्मल बर्थ अगर हो रहा है तो उस टाइम पे अगर वो उलझ गई है, रोटेशन हो गया है बेबी का कहीं पे, सो उसमें फिर अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो वो दिक्कत आएगी उसको, क्योंकि वो खिंचेगी। अब खिंचेगी तो सांस नहीं आएगा, यानी ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया बोल देते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन सप्लाई बेटर तरीके से नहीं हो पा रही है। सो उस टाइम पे फिर सिजेरियन सर्जरी जो है वो की जाती है यूजुअली। सो वो ऑक्सीजन सप्लाई अगर गड़बड़ हो गई है तो वो क्या, उस जो बर्थ का जो प्रोसेस है ना कि जन्म देते टाइम, उस टाइम पे अगर ये कोई दिक्कत हो गई तो फिर बच्चा जो है वो बहरा हो सकता है, उसको सुनाई ना दे। या कोई और इलनेस या इन्फेक्शन बच्चे को हो जाए जब वो पैदा हो गया, यंग मतलब यंग हो गया है, बड़ा होने वाला है, सो उस प्रोसेस में अगर कोई इलनेस या इन्फेक्शन हो जाए बच्चे को, या कांस्टेंट हाई नॉइज, कई बार जैसे कई बार हम लीड या फिर ईयरफोन्स, कई बार होता है ना कि फुल वॉल्यूम में सुनने का मन करता है, लेकिन वो फुल वॉल्यूम में अगर आप कॉन्टिन्यूटी में 6-7 घंटे चल रही हैं वो चीजें, और रोज चल रही हैं, फ्रिक्वेंटली चल रही हैं, सो वो एक सीवियर जो है वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। ओके, सिमिलरली ट्यूमर्स की वजह से या एक्सप्लोजिव साउंड की वजह से, स्कल में किसी इंजरी की वजह से या ईयर में किसी इंजरी की वजह से डेफनेस हो सकती है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं कि बहरा किस वजह से या हियरिंग इंपेयरमेंट क्यों हो पा रही है। ओके, फैक्टर्स क्या रहेंगे, तो फैक्टर्स ये रहेंगे कि पहली बात तो ये सिवियर से लेके प्रोफाउंड तक भी हो सकते हैं, या जो हियरिंग इंपेयर्ड चाइल्ड है जो सिवियरली या मेनली जो सिवियर या प्रोफाउंड हियरिंग लॉस जिनको है, उनको ज्यादा टाइम जो है देना पड़ता है जब वो लैंग्वेज सीखते हैं, क्योंकि उनको ढंग से बिल्कुल सुन नहीं रहा है। जब सुन नहीं रहा है तो वो समझेंगे कैसे, और वो अगर समझ नहीं पाएंगे तो वो बोलेंगे कैसे। ठीक है, इसलिए कई बार जो कॉम्बिनेशन देखा है ना मल्टीपल डिसेबिलिटी में जो हम पढ़ेंगे, वो मूक बधिर का देखा है, यानी आप सुन नहीं पा रहे हैं और बोल नहीं पा रहे, तो वो कई बार बोलने में दिक्कत नहीं होती, बट वो सुनने की वजह से बोलने में दिक्कत हो गई कि वो सुन नहीं पा रहे तो बोलेंगे क्या, उन्होंने कभी कोई चीज सुनी ही नहीं। बच्चा क्या करता है, पहले तो इमिटेट ही करता है ना पेरेंट्स को कि पापा बोलो, मम्मा बोलो, तो जो वो चीज उसने कभी बचपन से सुनी ही नहीं तो वो इमिटेट किस चीज को करेंगे, कैसे बोलना सीखेंगे, राइट। सो वो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो भी फिर डाउन चली जाती है। सो इसलिए ये जो बच्चे होते हैं हियरिंग इंपेयर्ड चाइल्ड जो सीवियरली या प्रोफाउंडली मेजरली हैं, उन नीड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम ऑन लर्निंग लैंग्वेज एंड स्पीच एज अ कम्युनिकेशन स्किल, जो कि फर्दर उसको एजुकेशन गेन करने में हेल्प करेगी। ठीक है जी। सो ये है हियरिंग लॉस का, कि अगर आप सुन पा रहे हैं -10 to 15 का नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है, ये डेसिबल में है, डेसिबल यूनिट रहेगी। सो अगर -10 to 15 डेसिबल अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं तो दैट्स नॉर्मल, लेकिन अगर 16 to 25 तक का डेसिबल के जो भी वो आवाज है वो नहीं सुन पा रहे हैं तो ये स्लाइट हियरिंग लॉस होगा। देन 26 to 40 माइल्ड हियरिंग लॉस, 41 to 55 मॉडरेट, 56 to 70 मॉडरेटली सीवियर, और 71 to 90 सीवियर, और 91 से ऊपर है तो वो बिल्कुल ही नहीं सुन पा रहे हैं, दैट इज प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। ठीक है जी। ये सिम्टम्स है, अगेन माल फंक्शनिंग है, ईयर ढंग से काम नहीं कर रहा है, या उससे कुछ डिस्चार्ज निकल रहा है, बार बार जो है चीजें कुछ बाहर आ रही हैं, या लिक्विड बाहर आ रहा है, या कान में दर्द हो रहा है, इरिटेशन हो रही है, या आप बहुत क्लोज जाके सुनने की कोशिश करते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है अगला इंसान, ठीक है, या फिर आप जो है इंस्ट्रक्शंस को रिपीटेडली चाहते हैं कि क्या बोला आपने, वापस से बताओ। जैसे कई बार बुजुर्गों में देखा होगा ना कि उनको एक बारी में सुनाई नहीं देता तो 2-3 बार रिपीट करना पड़ता है, तो दैट इज मल्टीपल रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस। ओके, आप लिख नहीं पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से क्योंकि आपने ढंग से सुना नहीं है, तो आप लिखेंगे कैसे। ओके, या फिर आप सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो इको रिफ्लेक्शन हो रही है ना उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बोला, रादर देन स्पीकर। ओके, एरर्स, मेकिंग एरर्स वाइल कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, तो आपको ऊपर से देख के लिखने में भी, क्योंकि आपको सुनाई नहीं दे रहा है साथ साथ, तो कंपैरेटिवली कम समझ आ रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्वेंटली आप जो है अपने कलीग से या साथ वाले से वर्कबुक देखेंगे कि क्या लिखा था सामने ना, आपको समझ नहीं आया वो बेटर तरीके से, अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं आप क्लास में, या फेवर वन ईयर फॉर लिसनिंग पर्पज, कि आप एक तरफ ऐसे करके आप कान सुनाई मतलब सुनने के लिए आगे होंगे कि एक कान को फेवर कर रहे हैं आप कि क्या बोला जा रहा है सुनाओ, जिससे आपको
थोड़ा शायद बेटर सुनाई दे रहा हो, ठीक है। चाइल्ड स्पीक लाउडली और टू सॉफ्टली, क्योंकि लाउडली आप इसलिए क्योंकि आपको ही नहीं सुनाई दे रहा, तो आपको लगेगा कि शायद अगले को भी आपकी आवाज नहीं जा रही है, ओके। और या फिर बहुत सॉफ्टली कि आपको लगेगा कि मतलब मुझे नहीं सुनाई दे रहा, बाकी सबको तो दे रहा है, तो आप बहुत सॉफ्टली बोलोगे। सो ये चीजें आपको नजर आ सकती हैं, ये सिम्टम्स आपको नजर आ सकते हैं, ठीक है। एग्जिबिट वॉइस प्रॉब्लम या मिस प्रोनाउंसिएशन हो रही है, ट्यून जो है टीवी या रेडियो की वो बहुत लाउड कर रखी है आपने, इररेलेवेंट आंसर्स दिए जा रहे हैं, या बच्चा जो है वो अपने एज मेट से थोड़ा सा पिछड़ रहा है, पीछे रह रहा है। देन चाइल्ड इज अनेबल टू रिस्पॉन्ड, जब उसका नाम लिया जाए, अगर दूसरे क्लासरूम से या दूसरे रूम से उसको बुलाया जा रहा है, सो वो अनेबल टू रिस्पॉन्ड है। देन चाइल्ड अंडरस्टैंड्स ओनली आफ्टर फ्यू रिपीटेशन, तो रिपीटेशन के बाद ही आपको समझ आ रहा है। अगेन वही क्राइटेरिया रहेगा कि इनमें से अगर 3-4 चीजों में भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलता है, यानी ये चीजें हो रही हैं, दैट मीन्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स, सो वो हो रही हैं, तो आपको जो है एक बार चेक करने की जरूरत है। अपने जो ENT स्पेशलिस्ट हैं या जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं उनको दिखाने की जरूरत है, ओके, कि क्या दिक्कत आ रही है। सो 3 से 4 कंडीशंस में अगर आप मानेंगे कि हाँ सही है कि इरिटेशन हो रही है, पेन भी हो रहा है, डिस्चार्ज भी हो रहा है, सुनने में भी दिक्कत हो रही है, सो वो सारी चीजें फिर आपको एक बार ENT स्पेशलिस्ट को दिखानी चाहिए। सो वो आप बोलेंगे कि ये एक तरीके से हियरिंग या स्पीच लॉस आपको इंडिकेट कर रहा है, ओके। देन बात आती है स्पीच इंपेयरमेंट की। सो इसमें भी बहुत सारी रेंज आपको देखने को मिलेगी प्रॉब्लम्स की, विद एक्सप्रेशन या वॉइस स्ट्रेंथ, वहां से लेके वॉइसलेसनेस या क्रॉनिक हॉर्सनेस या स्टटरिंग या स्टैमरिंग, तो अलग अलग तरीके से। कई बार आपको हकलाते हुए नजर आएंगे लोग, कई बार आपको वो वैसे नॉर्मली सही बात करते हैं, किसी नर्वस सिचुएशन में स्टैमरिंग का इशू दिखेगा, या फिर वॉइसलेसनेस का इशू कि कंप्लीटली आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, ओके। तो जो स्पीच डिफिकल्टीज हैं वो यूजुअली जो है एसोसिएट की जाती है सेरिब्रल पल्सी से या हियरिंग इंपेयरमेंट से या फिर ब्रेन इंजरी की वजह से, ओके। तो जिन चिल्ड्रन में जो बच्चे बोल नहीं पाते उनमें या फिर जिनमें स्पीच डिफिकल्टी होती है, उनको चीजें समझने में भी डिफिकल्टी होती है और उसके साथ साथ एक्सप्रेस करने में भी डिफिकल्टी होती है, ओके। इसमें कारण क्या हो सकते हैं? कारण कई हो सकते हैं। एक है डिलेड स्पीच, कि आप बोल नहीं पा रहे हैं, वट एवर द रीजन आर, बहुत सारे कंडीशन या बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन है, हियरिंग इंपेयरमेंट है, या कोई भी रीजन है जिस वजह से आपके बोलने में डिले हो रहा है। सो वो डिलेड स्पीच जो है वो एक कारण हो सकता है। क्लेफ्ट पैलेट एक कारण हो सकता है कि उसमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो, कुछ जो माउथ पैलेट है या लिप है उनमें ही कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, तो वो इंपेयरमेंट में आ गया आपका। या लैक ऑफ स्टिमुलेशन है कि आपको मतलब होता है ना कि कुछ चीजों में आप फील नहीं कर पाते हैं चीजें, या वो बिहेवियर में आपको कुछ चेंज नजर आ रहा है। सो काफी कारण हो सकते हैं स्पीच इंपेयरमेंट के, ओके। कुछ फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंस ड्यू टू हियरिंग इंपेयरमेंट, उसकी वजह से कौन कौन से फैक्टर्स रहेंगे? तो सब ये हमने दोनों की बात की ना, हियरिंग और स्पीच वाली दोनों की ही बात की है। सो सफरिंग आपको देखने को मिलेगी, सफरिंग फ्रॉम अ स्पीच डिसऑर्डर कैन हैव नेगेटिव सोशल इफेक्ट। तो आप अगर स्पीच डिसऑर्डर है, आप अगर मान लो स्टैमर भी करते हैं, थोड़ा हकलाते हैं, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो रहता है दूसरे के सामने बोलने में, ओके। दोज विद स्पीच डिसऑर्डर उनको टारगेट या बुली भी किया जा सकता है, सो वो बुलिंग का टारगेट बन सकते हैं। बुलिंग जो है उसकी वजह से सेल्फ एस्टीम होगी, उनका कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाएगा, ठीक है। सो बुलिंग इज एक्सपीरियंस लेस बाय अ जनरल पॉपुलेशन एज दे बिकम जो है वो मोर अंडरस्टैंडिंग एज द एज। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, अगर हमें कोई स्टैमर करता हुआ इंसान दिखेगा, सो हम उसका हौसला ही बढ़ाएंगे या फिर मतलब वो उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे रादर देन बुलिंग। बट वो स्कूल लेवल पे या बच्चों के लेवल पे वो बुलिंग जरूर देखने को मिल सकती है आपको, ठीक है। ये स्पीच इंपेयरमेंट में अपने क्या रहेंगे? सिम्टम्स रहेंगे इनअप्रोप्रिएट साउंड्स इन स्पीच, स्टैमरिंग, बेबी स्पीच, या जो है इनएबिलिटी है टू लर्न करेक्ट साउंड या यूज इनकरेक्ट स्पीच, या कॉम्प्रिहेंसिबल स्पीच। सो ओवरऑल स्पीच में, बोलने में दिक्कत हो रही है आपको, ठीक है। देन बात आती है विजुअल इंपेयरमेंट की। सो विजुअल इंपेयरमेंट में पुअर विजन होगा, बच्चे का दिख नहीं रहा है अब उसको सही से। सो हमने कॉग्निटिव एबिलिटी की बात की, डिसेबिलिटी की, उसके बाद हमने किसकी बात की थी? कॉग्निटिव के बाद, और थर्ड हमने अभी किसकी बात की? स्पीच और हियरिंग इंपेयरमेंट की। सेकंड वाला तो मैं ही भूल गई ऊपर,
एक बार जाना चाहिए हमें ऊपर। सेकंड, अच्छा ठीक है, सेकंड हियरिंग इंपेयरमेंट था, थर्ड स्पीच इंपेयरमेंट था। ओके, देन बात आती है विजुअल इंपेयरमेंट की, फोर्थ की, अब आप देख नहीं पा रहे हैं ठीक से। ओके, सो इसकी अगर हम लीगल उसकी बात करें तो दो ब्रॉड ग्रुप में आपको नजर आएगा, एक तो लो विजन कि आपको कम दिखाई दे रहा है, या फिर आप लीगली ब्लाइंड हैं कि आपको मतलब और फायदे भी मिलेंगे उस ब्लाइंडनेस के। ओके, कि आपको बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। सो एक बच्चा जो है वो लीगली ब्लाइंड माना जाएगा जब उसकी जो विजुअल एक्विटी है, शार्पनेस है उस विजन की, वो है 20:200, 20:200। ओके, ये मैंने आपको पीडब्ल्यूडी एक्ट में भी करवा रखा है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में भी करवा रखा है, या फिर उससे भी खराब है आफ्टर करेक्शन। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए, आफ्टर करेक्शन की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि आपको इतने नंबर के चश्मे लगे हुए हैं तो आप जो है क्या हो जाएंगे, ब्लाइंड में, या जो है उसमें लीगली ब्लाइंड में आ जाएंगे। तो दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो तभी पॉसिबल है जब करेक्शन के बाद भी, यानी आपको ठीक करने की कोशिश की गई है, उसके बाद भी आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, वहां दिक्कत आएगी। ठीक है जी। सो ये चीज को ध्यान रखना है कि आपकी आई जो है मतलब आपको अभी भी कम दिखाई दे रहा है एज कंपैरिजन टू, मतलब आफ्टर योर करेक्शन ऑल्सो। ओके, सो लो विजन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, या तो आपको डिमनेस नजर आएगी कि धुंधला नजर आएगा, हेजीनेस, या एक फिल्म नजर आएगी आईज के सामने, या फोगी विजन होगा, या एक्सट्रीम नियर या फिर फार साइटेडनेस होगी। अब मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि फार साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस क्या होता है। क्या नियर साइटेडनेस में पास का नहीं दिखता या दूर का नहीं दिखता, या फार साइटेडनेस में दूर का नहीं दिखता पास का नहीं दिखता, ये आपको बताना है मुझे। ओके, कमेंट करके, ये आपका एक होमवर्क रहेगा। बट पॉइंट ये है कि लो विजन की जब भी बात की जाए, आपके दिख नहीं रहा है, आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कम दिख रहा है, ठीक है, चाहे वो नाइट ब्लाइंडनेस हो, टनल विजन, कोई भी रीजन हो। ओके जी, कारण क्या हो सकते हैं अगेन, सो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लाइंडनेस या विजुअल इंपेयरमेंट हो सकती है। देन कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट अगर आपको है, कैटरेक्ट के काफी केसेस आपको देखने को मिलेंगे। ये तब होता है प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के दौरान अबनॉर्मेलिटी की वजह से, या इनहेरिटेड हो सकता है। ओके, प्री मेच्योरिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द इंक्यूबेटर गिविंग राइज टू रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी। तो जब प्री मेच्योर बच्चा जन्म लेता है, यानी बच्चा फुली डेवलप नहीं हुआ था, 9 महीने तक उसका हुआ नहीं था, उससे पहले ही वो 7th में या 8th मंथ में, कई बार 7th में यूजुअली देखने को मिल जाता है, 7th या 8th मंथ में, ठीक है, तो वो काफी टाइम पहले बच्चा आ गया है। सो उसको जो है उसकी चीजें ढंग से शायद बेटर तरीके से डेवलप नहीं हुई थी, या फिर इंक्यूबेटर में जब वो ऑक्सीजन लेवल जो है कंसंट्रेशन उसका वो हाई है, ठीक है, सो उस वजह से भी क्या हो सकता है, आंखों में दिक्कत हो सकती है, और वो टोटल लॉस कर सकते हैं अपनी साइट को। सो प्री मेच्योर के दौरान जब उसको आप इंक्यूबेटर में रखते हो, उसकी वजह से वहां पे प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कैन कॉज लॉस ऑफ साइट। ओके, देन एक कैटरेक्ट जो कि ओल्ड एज में, मिडिल ओल्ड एज में आपको देखने को नजर आता है, ऑल्दो ये अमेंडेबल है, इसको ठीक किया जा सकता है सर्जरी से। देन एक ग्लूकोमा होगा जिसमें आईज के ऊपर हाई प्रेशर है, ठीक है, तो उसकी रिजल्ट की वजह से डैमेज हो जाएगा रेटिना में, तो आप नहीं देख पाएंगे। सो ये अलग अलग कारण हो सकते हैं। देन अगेन फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस्ड होंगे ड्यू टू विजुअल इंपेयरमेंट। सो जो ये है अपना दोज विद विजुअल इंपेयरमेंट, उनको मोस्ट डिफिकल्टी होती है विजुअल डिस्प्लेज में या फिर अदर विजुअल आउटपुट्स में, कि आपको दूर से कोई साइन नहीं नजर आ रहा है, कोई वार्निंग नहीं नजर आ रही है, तो वो दिक्कतें आपको नजर आ सकती हैं। देन इन एडिशन देयर आर प्रॉब्लम्स इन यूटिलाइजिंग कंट्रोल्स, जब भी लेबल या एक्चुअल ऑपरेशन इज डिपेंडेंट ऑन द विजन, जहां पे जो आपका आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन है, जरूरत है, वो नहीं हो पा रहा है अब आपसे, वो दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि आपको बेटर तरीके से दिख नहीं रहा है। राइटिंग ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन में भी अनयूजेबल, सो वो चीज हो सकती है, या डिफिकल्टीज हो सकती है मैनिपुलेशन में। तो आप ये लगा के चलिए कि जब दिख नहीं रहा है आपको तो क्या क्या चीजें होंगी। जो कलर ब्लाइंड है उनको भी डिफिकल्टी होगी कलर पेयर्स को समझने के लिए, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको पता ही नहीं आप कलर ब्लाइंड है, वाइफ बोल रही है कि ये रेड कलर है और आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो पिंक है, ठीक है, तो वो दिक्कतें आ सकती हैं आपको, विजुअल इंपेयरमेंट में आएंगी। अगेन ये सिम्टम्स रहेंगे कि आंखों से पानी आना या रेडनेस होना, फ्रीक्वेंट इरिटेशन होना, अगर फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग होती है, स्क्विंट है, या इनअप्रोप्रिएट स्टम्बलिंग है, मतलब कि आप एक जगह पे आपकी नजर रुक नहीं पा रही है, ठीक है, या बम्प कर जाते हैं आप लोगों में चलते चलते। सो बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें आप पढ़ भी सकते हैं खुद भी। सो ये सारी दिक्कतें जब आपको दिखें, इनमें से अगर कोई भी
4 कंडीशन भी प्रेजेंट हैं, सो आपको बच्चे को प्रॉपरली एग्जामिन करवाना है। जितनी भी इंपेयरमेंट की बात करेंगे ना, हम 4th में आगे, हमें टोटल 9 तक करना है, सो उसमें आप ये ध्यान रखिए कि जो भी सिम्टम्स हैं अगर उनमें 3 से 4 या 4 से 5 कंडीशंस पॉजिटिव हैं या प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स यू शुड गो टू अ डॉक्टर, या आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन की जरूरत है। ठीक है जी। देन बात आती है लोकोमोटर इंपेयरमेंट की। सो लोकोमोटर मतलब लोकोमोशन में, आपको मूवमेंट में दिक्कत हो रही है, तो जो लोकोमोटर इंपेयर्ड चिल्ड्रन होंगे वो एक कैटेगरी है उस तरीके के स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन की, और ये मतलब एक कैटेगरी आ गई है, बहुत सारी जो कैटेगरीज हम पढ़ रहे हैं उनमें से, बट इसमें जो नॉर्मल बच्चे हैं ना उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंस उनको नजर नहीं आएगा समझने में या पढ़ने में, लर्निंग में, वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनकी खुद से वही ना पॉइंट वहां आ जाता है जब वो चलने फिरने वाली सिचुएशन आती है, तो उनको मूवमेंट में दिक्कत आती है, वो सिचुएशन आपको डेफिनेटली हिंडर करेगी, बट बाकी सारी चीजें जो है, जैसे खेल नहीं पाएंगे अगर आप पैरों से नहीं चल पा रहे हैं तो, ठीक है, सो वो कुछ एक दिक्कतें आएंगी, बट लर्निंग के लेवल पे कई बार दिक्कत इसमें नहीं आती है, वो मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ओके, देन प्रीवियसली दे वर लुक्ड अपॉन विद सिंपैथी, आजकल तो सिंपैथी से या पीटी से भी नहीं देखा जाता है, सब लोग सेम समझने की, एटलीस्ट स्कूल लेवल पे आप देखेंगे तो बच्चे आपस में सेम ही समझते हैं एक दूसरे को। ठीक है, जो लोकोमोटर इंपेयर्ड कंडीशन होगी वो एक स्टेट है बॉडी की जहां पे वो जो हिंड्रेंस क्रिएट करती है बच्चे को नॉर्मल प्रोग्रेस, तो डिसेबिलिटी या इंपेयरमेंट किसी भी तरीके की हो, वहां पे एक हिंड्रेंस तो आपको नॉर्मल बच्चों से अलग नजर आएगी ही। ठीक है, तो इनको ऑब्वियस सी बात है फिर स्पेशल अटेंशन की, स्पेशल इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी ताकि वो अपनी डिफरेंट जो एबिलिटीज हैं उनको ओवरकम कर पाए। ओके, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। अगेन अर्थराइटिस हो सकता है जिसमें पेन, जैसे यूजुअली आप बुजुर्गों से सुनेंगे कि भाई घुटने दुख रहे हैं या जोड़ों में पेन हो रहा है, तो वो क्या हो गया, वहां पे लैक्टिक एसिड सिक्रेशन की वजह से ज्यादा पेन होता है, तो वो अर्थराइटिस में होता है जिसका कोई ऐसे परमानेंट इलाज नहीं है। ठीक है, सो रिमेटॉइड अगर अर्थराइटिस की बात करेंगे तो ये क्रोनिक सिंड्रोम भी है कि वो अगले स्टेज पे पहुंच गई हैं चीजें। ओके, ऐसे ही ऑस्टियो अर्थराइटिस भी हो सकता है जो कि डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है, तो जॉइंट की है ये, जो ये जोड़ होते हैं ना, जोड़ों की है ये बीमारी जहां पे दर्द होता है आपको, तो आपको चलने में दिक्कत हो सकती है। ओके, देन सेरिब्रल पल्सी एक रीजन हो सकता है। सेरिब्रल पल्सी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, डैमेज टू द मोटर एरिया ऑफ ब्रेन प्रायर टू ब्रेन मैच्योरिटी। ठीक है, तो मतलब बर्थ से पहले या थोड़ा सा मतलब शॉर्टली फॉलोइंग द बर्थ, यानी बर्थ के थोड़ा सा बाद, वहां पे जब ब्रेन मतलब प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है उससे पहले कुछ मोटर एरियाज में डैमेज हो जाना, वो सेरेब्रल पल्सी क्रिएट कर सकता है और उस वजह से फिर आपको लोकोमोटर इंपेयरमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो सेरेब्रल पल्सी जो वो एक टाइप ऑफ इंजरी है ना कि डिजीज, ऑल्दो उसको हम बोल मतलब इट कैन बी कॉज्ड बाय अ डिजीज, यानी डिजीज से सेरेब्रल पल्सी हो सकती है, बट सेरेब्रल पल्सी को हम इंजरी बोलते हैं रादर देन डिजीज। okay, and it does not get worse over time, it is also not curable। so ये चीज देखने वाली है कि क्यूरेबल नहीं है। आई थिंक अभी रिसेंटली ही किसी एक बच्चे का जो है वो निधन हुआ था ना सेरिब्रल पल्सी से, किसी, तो वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, गूगल के थे या किसके पता नहीं, सीईओ थे, और उनके बच्चे को जो है सेरिब्रल पल्सी था और उसकी जो है डेथ, तो इतना बड़ा इंसान, मतलब मुझे ये ध्यान नहीं है किसका सीईओ था, बट बहुत बड़े लेवल पे इकोनॉमिकली अगर हम या फाइनेंशियली बात करें तो बहुत बड़े लेवल पे था वो इंसान, बट स्टिल वो सेरिब्रल पल्सी को जो है वो इलाज नहीं करवा पाया अपने बच्चे का, तो वो नॉट क्यूरेबल है, यहां से हमें समझ आता है। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की वजह से भी दिक्कत आ सकती है, आपको लोकोमोटर इंपेयरमेंट हो सकती है। हेड इंजरी, सेरेब्रल ट्रोमा, उस वजह से दिमाग में कोई दिक्कत हुई, उसकी वजह से अगेन वही नर्व्स वगैरह, या फिर आपको इंजरी हो गई और आप चल नहीं पा रहे हैं, या मतलब चल नहीं पा रहे हैं इन द सेंस मूवमेंट में दिक्कत है आपको। ओके, देन स्ट्रोक की बात आ गई, वो सेरेब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक में मेनली 3 कारण होते हैं स्ट्रोक के, एक है थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस जो है वो ब्लड क्लोट होता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स है ना वहां पे क्लोटिंग हो जाएगी और आप वो चीजें ब्लॉक हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली जब खून ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है और क्लोटिंग हो गई है तो स्ट्रोक आ सकता है उस वजह से। और ये थ्रोम्बोसिस यूजुअली जो है वो कई बार अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में भी अगर वर्स सिचुएशन हो जाए तो वहां देखने को मिलता है। देन हेमरेज हो सकता है जिसमें ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, यानी ब्रेन टिश्यूज में ब्लीडिंग हो गई है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हेमरेज हो गया है। ये किससे एसोसिएट किया जाता है, ये हाई ब्लड प्रेशर से एसोसिएट किया जाता है। कई बार बोलते हैं ना कि रप्चर हो गया या उसकी तो दिमाग की नस फट गई, सो वो हेमरेज हो सकता है। इंबोलिज्म हो सकता है जिसमें लार्ज क्लोट ब्रेक
breaks off and blocks an artery। तो वो जो क्लॉट कुछ बना था वो ब्रेक हो गया है और उसने आर्टरी को ब्लॉक कर दिया है, और आर्टरी से ही हमारा खून जो है वो पूरी बॉडी में पहुंचता है। सो वहां पे दिक्कत होगी तो वो स्ट्रोक क्रिएट कर सकता है और उसकी वजह से लोकोमोटर इंपेयरमेंट हो सकती है। देन लॉस ऑफ लिम्स या और डिजिट, जिसको हम ये जो है किसी ट्रोमा की वजह से भी हो सकता है, या किसी जो है वो होता है ना, कई बार कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई सर्जरी, या किसी भी वजह से हो सकता है जिसकी वजह से आपको कई बार दिक्कत हुई छोटी सी, लेकिन वो पैर या हाथ कटवाना पड़ जाता है उस वजह से, तो वो लॉस हो सकता है आपके लिम्ब का। ठीक है। देन अगेन एक पार्किंसन डिजीज है जिसमें आपको थोड़ा सा वो मतलब ये पैरालिसिस तो नहीं होता एक्चुअली, बट इसमें आपको स्लोनेस दिखेगी मूवमेंट में और एक यूनिक टाइप ऑफ ट्रेमर दिखेगा, यानी आपको ऐसे कांपते हुए नजर आएंगे हाथ या पैर, जो भी चीजें, इंसान थोड़ा सा ना, क्योंकि मुझे ध्यान है एग्जैक्टली जब मैं एक इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ रही थी तो वहां पे एक सर को था, इकोनॉमिक्स के सर थे वो, एंड वो थोड़े से ऐसे ट्रेमर करते थे, उनकी वो बोलते टाइम भी, बट वो पढ़ाते बहुत अच्छा थे। ठीक है। सो वो पार्किंसन डिजीज हो सकती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है। तो ओवरऑल आपको ये समझने की जरूरत है कि लोकोमोटर इंपेयरमेंट जो है, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, स्ट्रक्चरल लॉस है, तो वो बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। ठीक है जी। फैक्टर्स क्या रहेंगे दैट आर इन्फ्लुएंस्ड ड्यू टू लोकोमोटर इंपेयरमेंट? सो जो प्रॉब्लम्स है फेस्ड बाय इंडिविजुअल्स जो इस तरीके के हैं, उसमें पुअर मसल कंट्रोल या वीकनेस या फटीग देखने को मिलेगी। आप चलने में, बात करने में, देखने में, बोलने में, इन चीजों में डिफिकल्टी आपको महसूस होगी। ठीक है। मान लो अर्थराइटिस था तो ग्रेस्पिंग में या पेन या वीकनेस आपको आ रही है, तो वो चीजें हो सकती हैं। इंडिविजुअल विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज मे बी अनेबल टू यूज देयर लिम्स, तो हो सकता है वो तो यूज ही ना कर पाए अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई है तो। ट्विस्टिंग मोशन मे बी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, सो ट्विस्ट मतलब वो चीजें मुड़ ही नहीं पा रही हैं ढंग से, तो दिक्कत तो आ रही है ना जॉइंट में या चीजों में। ठीक है। सो वो ट्विस्टिंग मोशन जो है वो डिफिकल्ट हो सकता है। अगेन ये सिम्टम्स है अपने पास, और इन सिम्टम्स में से अगर आपको कोई भी कंडीशन बच्चे में नजर आती है देन रेफर टू द डॉक्टर। ओके, एक बार दिखाना जरूरी है। नेक में, हैंड, फिंगर, किसी भी चीज में अगर डिफॉर्मिटी आपको नजर आ रही है कि नहीं ये तो नॉर्मल जैसा नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है। ओके। सिटिंग में, स्टैंडिंग में, वॉकिंग में दिक्कत हो रही है आपको, या आपको लिफ्टिंग, होल्डिंग, कीपिंग थिंग्स ऑन द फ्लोर उसमें दिक्कत हो रही है, या डिफिकल्टी हो रही है मूव करने में या अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करने में, या पेन होल्ड करने में दिक्कत हो रही है, या एक यूजिंग अ स्टिक टू वॉक, आपको चलने के लिए दिक्कत हो रही है तो आप स्टिक का इस्तेमाल कर रहे हो, या चलते टाइम कुछ जर्क्स फील होते हैं। जर्क्स, ये तो मुझे भी फील होते हैं भाई। ये जर्क्स मतलब जैसे ये होता है ना घुटने, इसमें आवाज आती है कभी कभी चलते टाइम, मुझे भी जाना चाहिए शायद ना, मैं अभी मुझे जर्क देख के मैं डर गई थोड़ा सा। ओके, एनीवेज जर्क्स वॉकिंग के दौरान अगर आपको झटके से या जैसी भी चीजें फील हो, एक बार दिखाना जरूरी है। लैक बॉडीली कोऑर्डिनेशन, सो वो कोऑर्डिनेशन की आप सीधा चल रहे हैं, एक नॉर्मल इंसान जैसे चलेगा वैसे आप नहीं चल पा रहे हैं। ओके। एपिलेप्टिक मूवमेंट ऑफ ट्रेमर्स, वही कंपन या चीजें आप मूवमेंट में आपको दिक्कत हो रही है, जॉइंट पेन हो रहा है, या कोई भी बॉडी पार्ट है वो एम्प्यूटेटेड है। सो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ये कंडीशंस अगर हैं तो। देन बात आती है मल्टीपल इंपेयरमेंट की। सो मल्टीपल इंपेयरमेंट मतलब बहुत सारी इंपेयरमेंट जो पढ़ते हैं हम उसमें मिक्सअप हो गई हैं अब चीजें, कॉमनली एक चीज की बजाय दो तीन चीजें मिक्स हो गई हैं। ठीक है। सो कॉमनली इट इज कॉमन टू फाइंड दैट वट एवर कॉज्ड अ सिंगल टाइप ऑफ इंपेयरमेंट ऑल्सो कॉज्ड अदर्स। सो ऐसा देखा भी गया है कि एक इंपेयरमेंट हुई तो उसकी वजह से दूसरी हो गई, कि अगर पैरालिसिस हुआ है तो वो लोकोमोटर जो है मूवमेंट रुक गई है आपकी, तो लोकोमोटर इंपेयरमेंट हो गई पैरालिसिस की वजह से, प्लस आपका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है तो कोग्निटिव डिसेबिलिटी भी हो गई, राइट। सो कई चीजें मिक्सअप हो सकती हैं, अगर एक दिक्कत आ जाए तो उसके बैक टू बैक फिर और दिक्कतें हो सकती हैं। पर्टिकुलरली ये किस चीज के लिए ट्रू होता है, जब कोई डिजीज या ट्रोमा होता है सीवियर स्टेज में। ओके, चाहे वो एजिंग की वजह से हो या बाकी चीजों की वजह से। डेफ ब्लाइंडनेस, यानी आपको दिख नहीं रहा है और आप बह रहे हैं, तो ये दोनों चीजें एक मतलब वो होता है ना कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई किया गया है जो देखने को मिलता है, तो दैट्स मतलब और भी ज्यादा मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती शायद इन बच्चों की जिंदगी होती कैसी होगी। ओके, हम लोग नहीं इमेजिन कर पाएंगे, जो नॉर्मल है ना, जो बिल्कुल एवरेज है चीजों में। कई बार तो आप ये सोचते हो कि यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, बहुत सारे इंटेलिजेंट हैं, हम अपने से नीचे वालों को कई बार देखते नहीं है। ठीक है, वरना वो देखे तो अपनी लाइफ और शायद बेटर हो जाए कि हम प्रिविलेज्ड फील करेंगे उन चीजों के लिए। ओके, सो मोस्ट ऑफ दीज इंडिविजुअल्स आर नीदर प्रोफाउंडली डेफ नॉर लीगली ब्लाइंड। तो कई बार ये भी होता है कि आप जो है ना तो डेफ हैं
प्रॉपर तरीके से कि 40% वाली सिचुएशन जो है, ना ही आप प्रॉपरली ब्लाइंड हैं, ठीक है, तो बट दोनों चीजें हैं तो वो मल्टीपल इंपेयरमेंट में आ जाएगा। ओके, पीपल विद डेवलपमेंटल एबिलिटीज मे हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेंटल या फिर फिजिकल इंपेयरमेंट, तो वो कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल सकता है, जैसे डायबिटीज की वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है, आप जो है लॉस, अब जो आपके सेंसेशन है फिंगर्स में वो लूज कर सकते हैं कि आपको सेंसेशन फील ना हो, तो अगर सेंसेशन फील नहीं होगी और आपको ब्लाइंडनेस हो गई है तो आप कैसे ब्रेल की राइटिंग या कैसे समझेंगे, क्योंकि ब्रेल में वो सेंसेशन, सेंसेस से ही तो आप जो लिखा होता है वो सेंसेस से ही तो पढ़ पाते हैं जो ब्लाइंड होते हैं वो, सो वो वहां पे जो है क्या हो जाएगा, आपको और दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है। सेरिब्रल पाल्सी जो है वो ऑफन अकम्पेन्ड बाय विजुअल इंपेयरमेंट या बाय हियरिंग और लैंग्वेज डिसऑर्डर, तो सेरिब्रल पाल्सी में तो और भी बहुत सारी चीजें फिर अगेन एड अप हो जाती है, तो वो मल्टीपल इंपेयरमेंट हो गई, ठीक है। अगेन कारण अगेन वही बहुत सारे कि ब्रेन इंजरी या इंफेक्शन बिफोर, ड्यूरिंग या आफ्टर बर्थ, या ग्रोथ या न्यूट्रिशन में कोई दिक्कत है, देन अबनॉर्मेलिटीज है क्रोमोसोम में या जीन्स में, या बर्थ लॉन्ग बिफोर द एक्सपेक्टेड बर्थ डेट, ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेड वही ना, ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रीम प्रीमेच्योरिटी, कि आप छठे महीने में आपका बच्चा पैदा हो गया है, तो वो तो एक्सट्रीम क्या होगी, 7-8 2-3 महीने पहले बच्चा पैदा हो गया, तो वो लॉन्ग बिफोर द एक्सपेक्टेड बर्थ डेट, या छठे में भी नहीं, ये देख लो 7वें में या 8वें में पैदा हो गया, कई बार 1-1.5 महीने पहले हो जाता है, तो वहां पे भी बच्चा बहुत बार हेल्दी नहीं होता, ओके। और एक्सट्रीम तो हम 6-7 को शायद बोल सकते हैं। पुअर मैटरनल डाइट या एब्सेंट या मिनिमम हेल्थ केयर, तो वो मदर की जो है वो डाइट अच्छी नहीं है और उसको केयर भी प्रॉपर नहीं मिल रही है, ठीक है। देन ड्रग अब्यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर स्मोकिंग कर रही है, अल्कोहल कंज्यूम कर रही है, सो उस वजह से भी कोई मल्टीपल इंपेयरमेंट या कोई दिक्कत देखने को मिल सकती है। इसलिए कई बार आपने देखा भी होगा किसी वेब सीरीज में, एड में, कि अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो वो अल्कोहल लेती हुई आपको नजर नहीं आएगी। ड्रग रिलेटेड प्री नेटल डेवलपमेंटल इंसल्ट सच एज, ये आपका थैलिडोमाइड, सो ड्रग रिलेटेड और भी प्री नेटल डेवलपमेंटल चीजें हो सकती हैं, गड़बड़ हो सकती है, जिसकी वजह से मल्टीपल इंपेयरमेंट हो सकती है। सिवियर फिजिकल माल ट्रीटमेंट या चाइल्ड अब्यूज हो गया, सो उन चीजों की वजह से भी ब्रेन इंजरी हो सकती है और वो बच्चे की लर्निंग एबिलिटीज या सोशो इमोशनल डेवलपमेंट पे बहुत गंदा खराब इफेक्ट डाल सकती है, एडवर्स इफेक्ट डाल सकती हैं, जैसे हमने चाइल्ड अब्यूज सुना। सो बच्चे को उस टाइम पे तो आइडिया भी नहीं होता हो क्या रहा है उसके साथ, बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वो उस टाइम पे भी फील तो कर रहा होगा कि कुछ गलत हुआ है, शायद उसको समझ नहीं आ रहा होगा, बट जब वो बड़ा होगा तो उसको और बेटर तरीके से पता चलेगा कि उसके साथ एक्चुअल में क्या हुआ था। तो दैट इज रियली पार्ट ऑफ ट्रोमा या टाइप ऑफ ट्रोमा हम बोल सकते हैं। तो वो एक मतलब बहुत बड़ा ट्रोमा हो जाता है कि हम सोच के भी कांप जाते हैं, तो जिसके साथ हुआ हो वो तो फिर बहुत बड़ी बात हो गई, राइट। देन बात आती है जी लर्निंग डिसेबिलिटी की। लर्निंग डिसेबिलिटी यूजुअली आपने, अच्छा मैंने आपसे पहले भी पूछा था, आई डोंट थिंक आप में से किसी ने बताया, 1995 के एक्ट में तो लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो डिसेबिलिटी की तरह शामिल नहीं की गई। तो मुझे ये पूछा था मैंने आपसे कि 2016 का जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसमें जो 21 डिसेबिलिटीज की हम बात करते हैं, क्या उसमें से एक लर्निंग डिसेबिलिटी है कि नहीं है? तो आप बता देना कमेंट करके, ताकि थोड़ा सा जो एटलीस्ट जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनकी तैयारी बेटर हो, ठीक है। तो उनके लिए एक टास्क है, दूसरा काम है आज आपका ये, एक पहले बता चुकी हूं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी 2016 के आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में एज ए डिसेबिलिटी इंक्लूड की गई है या नहीं की गई है, वो आपको मुझे बताना है। देन तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है कि आपको जो मतलब इसमें एक तरीके से दिक्कत नहीं है बहुत ज्यादा, बट दिक्कत यहां आ जाती है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो समझ नहीं आ रहा है, और उस कुछ ना कुछ में जब हम देखते हैं तो इसमें क्या आ जाता है, रीडिंग समझ नहीं आ रही है तो डिसलेक्सिया, राइटिंग नहीं है तो डिस्ग्राफिया, और अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो डिस्कैलकुलिया, ठीक है। तो इसमें अलग अलग तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। डिसलेक्सिया से हम सबको ईशान अवस्थी याद आ जाते हैं, तारे जमीन पर जो बच्चा था वो। डिस्ग्राफिया में आप लिख नहीं पाएंगे और कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे तो डिस्कैलकुलिया, ये बेसिक है 3। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिस्प्रैक्सिया आप याद रख सकते हैं, जिसमें मोटर डेवलपमेंट में या मोटर स्किल्स में दिक्कत आ रही है आपको, मोटर स्किल्स मतलब आप काम नहीं कर पा रहे हैं बेटर तरीके से, ठीक है जी। सो ये लर्निंग डिसेबिलिटी रहेंगी। इनका क्या कारण हो सकता है? ऑल्दो एज सच कोई कारण हमें मिला नहीं है कि लर्निंग डिसेबिलिटी इस वजह से होती ही है, ठीक है, बट स्टिल अगर हम देखें तो बहुत सारे कंबाइंड
कॉजेज हमें नजर आते हैं, जैसे हेरिडिटी की वजह से, या प्रेगनेंसी या बर्थ के टाइम कोई दिक्कत हो गई, या फिर बर्थ के बाद कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या जैसे टॉक्सिक एक्सपोजर हो गया, या हैवी मेटल का एक्सपोजर हो गया, पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर, या कोई इंजरी हो गई, तो वो चीजें। अगेन यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको नजर आ रही है क्या, कि ये सिम्टम्स है कि आपको काउंटिंग में दिक्कत हो रही है, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, प्रॉपरली क्वाइटली चुपचाप नहीं बैठ पा रहे हैं आप एक क्लासरूम में, ठीक है, आप ठीक से लिख नहीं पा रहे हैं, या जैसे आपको इनअप्रोप्रिएट एडिशंस हैं, या आपने आई स्कूल में आपको स्कूल अगर बोला तो आई स्कूल लिख दिया आपने इन प्लेस ऑफ स्कूल, ठीक है, सो वो चीजें आपको दिखेंगी, बी को डी लिख रहे हैं, डी को बी लिख रहे हैं, या पी को क्यू लिख रहे हैं, और वाइस वर्सा क्यू को पी, ठीक है, तो वो दिक्कतें आपको दिखेंगी। अनरीजनेबल डिफिकल्टी लगेगी आपको चीजों को रिमेंबर करने में कि क्या बोला जा रहा है, आपको दिक्कत हो रही है समझने में, ठीक है, तो जब भी लर्निंग डिसेबिलिटी की बात आए तो इस तरीके के सिम्टम्स आप ध्यान रखिए। अगर 3 से लेके 5 तक कंडीशंस यहाँ पे बच्चे में नजर आए, देन आपको उसको एग्जामिन करवाना है क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट से, पेडियाट्रिशियन से, स्पेशल एजुकेटर से, तो आपको एक बार चेक कराना जरूरी है, असेस कराना जरूरी है। देन है जी इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर, EBD, ये भी एक ब्रॉड कैटेगरी आ गई एक तरीके से, जो कि कॉमनली यूज की जाती है एजुकेशनल सेटिंग में चीजों को बेहतर तरीके से समझने के लिए, ठीक है, सो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी टू लर्न दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय इंटेलेक्चुअल, सेंसरी या फिर हेल्थ फैक्टर्स, तो अब आपको समझ भी नहीं आ रहा है, और दिक्कत ये है कि क्यों हो रही है वो दिक्कत, वो नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, डिफिकल्टी टू बिल्ड और मेंटेन सेटिस्फैक्टरी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, चाहे बच्चों बाकी बच्चों के साथ हो या टीचर के साथ हो, आप वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, और हो रहा है तो उसको सेटिस्फैक्टरीली मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इनअप्रोप्रिएट टाइप ऑफ बिहेवियर या फीलिंग्स आपको नजर आ रही है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी, यानी सिचुएशन नॉर्मल है बट यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू आर फीलिंग इनअप्रोप्रिएट, तो वो एक इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर और फीलिंग आपकी नजर आएगी। एक जनरल परवेसिव मूड ऑफ अनहैप्पीनेस या फिर डिप्रेशन, तो आपको समझ नहीं आ रहा आपके साथ हो क्या रहा है, आप अनहैप्पी फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। अ टेंडेंसी टू डेवलप फिजिकल सिम्टम्स और फियर्स एसोसिएटेड विद पर्सनल या फिर स्कूल प्रॉब्लम्स, सो वो एक फिजिकल सिम्टम डेवलप हो जाएंगे आपके, कि आपको चाहे पर्सनल चीजें हो या स्कूल की प्रॉब्लम हो, उन चीजों से रिलेटेड एसोसिएटेड जो है कुछ डर डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। कारण बहुत सारे, अगेन बायोलॉजिकल एक कारण हो सकता है, इमोशनल या बिहेवियरल डिसऑर्डर जो है वो इनहेरिटेड भी हो सकता है, किसी केमिकल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, पर्सन का सराउंडिंग कैसा है, पर्सन सराउंडिंग कैन ऑल्सो कम इनटू प्ले, उसकी वजह से हो सकता है। अगर यूथ है और वो एक्सपोज्ड है अब्यूज से या एक्सट्रीम स्ट्रेस से, डेथ या लॉस इन द फैमिली या वायलेंस इन द फैमिली, इनफैक्ट मैंने आज ही एक स्क्रॉल करते हुए वो एड रिपीटेडली देखी, रिपीटेडली क्यों, क्योंकि पहले भी मैंने देखी हुई थी बट मैंने पूरी देखी, वो उसमें वो 2 बच्चे होते हैं ना, मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा होगा या नहीं, उसमें 2 बच्चे होते हैं और वो बच्चे आके, उसके पेरेंट्स वहां, उन दोनों के ही पेरेंट्स वहां बैठे होते हैं, और वो बच्चे आके बोलता है कि पापा मैं ना इससे शादी कर रहा हूँ, तो एक बॉय है डेफिनेटली और एक गर्ल है, और वो गर्ल जो है उसने, छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्कुल छोटे छोटे, और उसने चुन्नी ले रखी है जिसमें बॉय जो है वो बोलता है कि मुझे ना इससे शादी करनी है, सो पेरेंट्स हंसने लग जाते हैं कि अच्छा शादी के बाद क्या करोगे, सो ही वाज लाइक मैं टाई पहन के ऑफिस जाऊंगा, और फिर ऑफिस से आने के बाद क्या करोगे, कि बहुत सारे चेक्स और चीजों पेपर्स पे साइन करूंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, घर पे आके जो है घर पे आके क्या करोगे, ऐसा पूछा था उन्होंने, सो फिर वो बोलता है कि इसको जो है पीटूंगा, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को देखा है ना वैसे, कि वो अपने पापा की तरह बनना चाह रहा है अब, ठीक है। फिर वो लड़की फिर बोलता है कि फिर मैं जाके और सो जाऊंगा दरवाजा जोर से पीट के, फिर वो लड़की बोलती है नहीं नहीं, उससे पहले मैं तुम्हें खाना भी तो दूंगी और तुम प्लेट फेंक के मारोगे, यानी उस लड़की के घर में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। सो मतलब लिटरली दो छोटे छोटे बच्चे हैं और वहां पे आपको नजर आ रहा है कि फैमिली में सिचुएशंस ठीक नहीं है, तो उस वजह से इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स बच्चों में हो सकते हैं, वो एक मेजर रीजन हो सकता है जो एनवायरमेंट है वो, ठीक है। चलिए देन आज के लिए लास्ट कॉन्सेप्ट है ये 9th कॉन्सेप्ट ऑफ वेटिंग चिल्ड्रन। सो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि जो बच्चे अडॉप्ट होने के लिए, मतलब लीगली वो फ्री है कि उनको अडॉप्ट किया जा सके, सो वो वेट कर रहे हैं बेसिकली फैमिलीज का कि वो आए और उन्हें अडॉप्ट करें। ओके तो वो वेटिंग चिल्ड्रन है कि वो इंतजार में है कि कोई उनकी फैमिली बने और उनको लेके जाए यहां से, ठीक है। ये जो टर्म है जनरली रेफर्स टू नॉन इन्फेंट या जो स्कूल एज में बच्चे हैं उनसे,
जो कि लीगली अवेलेबल है अडॉप्शन के लिए। तो जो भी लीगली अवेलेबल है अडॉप्शन के लिए उनको हम वेटिंग चिल्ड्रन बोल सकते हैं। ये यूजुअली जो है वो लीगल जुरिस्डिक्शन में या पब्लिक फोस्टर केयर एजेंसीज के पास वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड वहां से जब इनको ले जाएं तो ये मतलब उनको एक फैमिली मिल जाएगी। दो चीजें होती हैं जो कॉमन देखी गई हैं वेटिंग चिल्ड्रन के केस में। देयर नीड टू बिकम अ परमानेंट पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल और नर्चरिंग फैमिली, जहां पे उनको भी प्यार मिले, वही एनकरेजमेंट मिले। ऑल्दो जो इम्परफेक्ट है बट मोस्ट ऑफन चैलेंजिंग भी है ये चीज कि नया इंसान आपकी फैमिली में आ रहा है। सो कई बार ये होता है कि वो बहुत जॉय और सेटिस्फेक्शन जो है वो ला सकते हैं आपकी फैमिली में, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, कई बार चीजें उल्टी भी हो जाती हैं, बट ये दो चीजें जो है वो कॉमन देखी गई हैं कि उनकी भी नीड है कि कोई परमानेंट उनकी फैमिली का पार्ट बने और उनसे भी प्यार करे, और दूसरा कहीं वो भी जहां जाते हैं वो सेटिस्फैक्ट्री मतलब उनकी लाइफ में खुशियां लाने की कोशिश करते हैं जो उनकी नई फैमिलीज हैं उनकी लाइफ में। और अगर एक इंफॉर्मेटिव बात करें हम, तो इंडियन अडॉप्शन सिस्टम के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट फॉर अडॉप्शन बाय हिंदूज और कोई इंडियन लॉ है ही नहीं, कोई प्रोविजन नहीं है अडॉप्शन का। तो चिल्ड्रन जो है वो गार्जियनशिप में रखे जाएंगे अडॉप्टिंग पेरेंट्स की टू एग्जिट द कंट्री, यानी अगर आपको और दूसरी कंट्री में अगर लेना है तो आपको होम कंट्री में वो अडॉप्शन जो है वो चीजें होंगी। सो वो पेपर्स जो है आपको होम कंट्री में देखने को मिलेंगे। इससे नेक्स्ट स्टेप इसी यूनिट में जो रहेगा वो असेसमेंट का है, जिसमें हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन की बात करते हैं, और इसके साथ साथ जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड एक्ट या पॉलिसीज हैं उनकी बात करते हैं। ऑल्दो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 मैंने करवा रखा है, 2016 का जो इसके रिपील के बाद आया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट वो भी मैंने करवा रखा है। सो मेक श्योर वो डिटेल्ड वीडियोज आप देखें। जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल है, आई डोंट थिंक अब आपको इस बिल को रेफर करने की जरूरत है, बिकॉज हमारे पास 2011 नहीं 2016 का आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है। सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो आपको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 और 1995 ये दोनों तो करने ही हैं। डिटेल्ड वीडियोस मैंने बना रखी है, मैं आपकी प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगी, और बाकी ये और ये वाले टॉपिक पे थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं भी काफी देर से बोल रही हूँ आई थिंक, और आपके लिए भी थोड़ा सा कंबरसम हो जाएगी, चीजें कंजस्टेड हो जाएंगी, तो वो ना हो इसलिए आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन और ये जो एक्ट पॉलिसी से रिलेटेड जो भी बात करनी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपकी ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। यूजुअली मैं एक यूनिट एक ही टाइम पे कराती हूँ, बट ये काफी लंबी यूनिट थी, तो इसलिए जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।